अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन रो रहा है? सर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ सही पता किया आपने। सर फिर आप रेस्ट करें। फिर क्या हुआ आपको? सर रहने दे आज की क्लास, आप रेस्ट करें। आज इत्मीनान लेक्चर देगा। सर आप नजर क्यों नहीं आ रही? आ जाता हूँ बच्चों नजर। सर एक दफा तो बसम को नजर आ जाए बस। तो बस हम खुद नहीं हमें नजर आती। नहीं सर आप तसल्ली से नजर आए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ देखा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली देर इसलिए हुई है कि मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेटर है ना वो नहीं आया हुआ, और रूम जो है वो ओपन नहीं है, लिहाजा मैं ऑफिस में बैठ के क्लास लूंगा। तो इस वजह से मैं अभी उसी को ही ढूंढ रहा था कि कहीं वो मुझे नजर आ जाए तो मैं रूम ओपन करवा लूं, लेकिन वो नजर नहीं मुझे आया। सर पेपर्स के बारे में कुछ बता दें। करते हैं बातें बेटा, करते हैं, डोंट वरी। जी सर, बहुत टेंशन में है। टेंशन थोड़ी बहुत रखा करें बेटा, अच्छी बात है। टेंशन क्या, थोड़ी टेंशन नहीं, होगी तो आप बहुत कोई ज्यादा काम है। करेंगे। सर थोड़ी बहुत नहीं आती, फिर बहुत ज्यादा आती है। बहुत ज्यादा से ही तो काम बनता है बेटा, टेंशन होगी तो जितनी टेंशन होगी उतना काम करेंगे आप लोग। सर सर ओवरडोज हो टेंशन गया में ना, सर और भी बहुत टेंशन में सारे हम ज्यादा टेंशन होते सोते हैं, हैं। ज्यादा खाते हैं, काम फिर भी नहीं एक तो करते। सर बैटरी लो की टेंशन बहुत है। असल में ना सर जो ये आपने बच्चे जो ज्यादा बोलते हैं ना, इनको ज्यादा टेंशन होती है। जो नहीं सर सर, जो चीज के बारे आपने में स्टडी की टेंशन है बस। वही ना बेटा, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे ना जिसको,
और उसके बारे में आपको टेंशन लाजमी ज्यादा होगी। ठीक है, जी सर हम चाहते हैं कि टेंशन सोल्व हो जाए और सर वो टेंशन सिर्फ आप बेटा ही सोल्व सॉल्व कर नहीं सकते होती, हैं। टेंशन सर सॉल्व नहीं मीटर होती, सिर्फ मीटर मिनिमाइज होती मीटर है। का सिलेबस शामिल नहीं होगा ना? मैंने भाई कहा नहीं टेंशन होगा। सॉल्व नहीं होती बेटा, सर जी हम हम सर इनको कोशिश कम सिर्फ तो हो कर मिनिमाइज सकती है कर ना, सकते हैं सकते ना। सर कोशिश करके कम तो कर सकते हैं ना। सब सर ऐसे तो नहीं मिनिमाइज ही हो कर दें सकता हम सर। पैशन के साथ ही सर चलते मिड रहे। को रिप्लेस प्रोजेक्ट नहीं कर दिया ना? नहीं फाइनल में तो फाइनल का आएगा, मिड का तो नहीं ना आएगा। मुझे तो सर ये बात फाइनल भी बिल्कुल ज्यादा ठीक लग है। रहा है। सर प्लीज सिलेबस कम कर दें, बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया सर है। फाइनल हम का पहले सिलेबस कम कर दो। सर प्लीज मान जाए। सर बहुत ज्यादा सर जो सिलेबस हो गया पहले और सर की तो टेंशन। सुन लो कि सर क्या कह रहे हैं, हर बंदा अपना दिए जा। हाँ जी सर गुलाम जो यस आपने प्रोजेक्ट दिया है उसके बारे में थोड़ा गाइड करना है, उसका नहीं पता चल रहा क्या करना है। चलो सिलेबस से पहले कम जी करवा लो। सब कुछ आज ही क्वेश्चन है। करवा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज ही करवा ले, आप जोर लगा ले आज। सर नहीं हम नहीं सर हम रिक्वेस्ट तो ट्राई तो कर रिक्वेस्ट रहे कर रहे हैं। हैं आपसे। रिक्वेस्ट भी सर बेटा ये जोर ही होता है। नहीं सर रिक्वेस्ट है। हम्बल तहे दिल रिक्वेस्ट से है सर। बहुत हम रहम करें सर। अल्लाह आपको शिफा देगा सर। सर हाँ आपकी बेटा तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल। लग रही, आप आमीन रेस्ट कर लें। आमीन। सर आप रेस्ट कर लेना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सर आप रेस्ट कर लें, सही बात है। सर आप हमें थोड़ा सा आपकी हौसला तबीयत दे वाकई में देना। नहीं सही। जी सर हम आपके लिए दुआएं करेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर ताकि हम पढ़ना शुरू कर दें ना, हमें पता चल जाए हमने क्या क्या करना और क्या क्या नहीं, फिर हम परेशान नहीं होंगे, हम अपना सारा ध्यान पेपर पे लगा लेंगे। थोड़ी सी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। हाँ जी जी इसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे कि पता नहीं कितना सिलेबस है, कितना सिलेबस। हाँ बोल क्यों नहीं बेटा रहे। जो पढ़ा है वही होगा ना, और कोई एडिशनल तो नहीं होगा ना। सर ये बहुत अब पढ़ा ज्यादा तो है, बहुत कम कर दें। सर ये बहुत ज्यादा है। सर काइंडली कम से कम क्लियर लाजमी कीजिएगा कि ये टॉपिक हैं, ये ना हो कि पता ही ना हो कि क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी। कम से कम जी इतना सर। क्लियर हो कि ये, और काफी पहले क्लियर हो, ताकि हम तैयारी शुरू कर दें। सर आप जी हमें सर सिर्फ अभी काइंडली से नोट्स बता दे दें। देंगे तो। सर ऑनलाइन क्लासेस में 200 तरह के मसले हैं। ऑनलाइन में सर जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम करते हैं, हम लिखते हैं, तो 70% तो वही तैयार हो जाता है। यहाँ हम ना लिख पाते हैं क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है, यस क्या सर करना ये है, रीजन। क्या नहीं करना। सर कुछ समझ नहीं जी सर आती। सर नेट हम इशू भी तो रहता है इतने सर। अपसेट है, मैं तो ऑनलाइन क्लासेस के हक में था ही नहीं। लास्ट टाइम में सर सर जब इसीलिए ऑनलाइन हम हुआ ना, ये सोचते कि अगर ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं तो हमारे ऑनलाइन ही एग्जाम्स हों, फिजिकल एग्जाम्स देने की अभी तैयारी नहीं है। सर आप लोग कोऑपरेट करें ना, हमें बता दें या फिर हमारे ऑनलाइन एग्जाम ही ले लें। सर हमने भी तो इतना कोऑपरेट किया ऑनलाइन क्लासेस में यूनिवर्सिटी के साथ। अब यूनिवर्सिटी की बारी है कि वो स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करे। हाउ नाइस हीरा। सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है और हमें समझ कुछ भी थैंक नहीं यू है सो कि मच। पेपर किस तरीके से आएगा। सर काइंडली सर सर आप एक भी नोट। कुछ बोल सर रहे हैं, हम कर कब से सकती हैं, बोल रहे सर हैं। के पास सब कुछ राइट्स हैं। पता नहीं अच्छा सर चुप सुन भी रहे हैं सर या को तो नहीं। बोल रहे हैं, तो सर बोल ही नहीं रहे। सर आप बोल रहे हैं, आप कब से नहीं चुप बोल रहे, चुप ही हैं। जी मैंने सर कहा बच्चे मेरे जो हैं वो परेशान है, पहले बोल ले, मैं सारे प्रॉब्लम सुन लूं फिर ही सर बात करूंगा परेशान नहीं आपसे। है सर, बहुत ज्यादा परेशान है सर। सर सर बहुत सर ज्यादा सिलेबस हम टेंशन राइट में कर है। देते हैं, जी हमारा सर मेन इशू है ऑनलाइन एग्जाम होने सर चाहिए, पहली फिजिकल बात नहीं ये होने सर चाहिए, और परेशान दूसरा नहीं है, सिलेबस कम। इंतहाई परेशान एक है। आप अच्छा हनीफ भाई काइंडली को चलो बोल सर मैं दें। आपको और बताता हूँ। अच्छा मैं आपको मेरी खैर बात जस्ट टू सुने। डिमांड। जो बच्चे तो इंतहाई परेशान है ना, उनको तो सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी परेशानी जितनी बड़ी होती है आप जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। जो जी बच्चे सर परेशान बहुत नहीं है वो परेशान हो जाएं, ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ लेना। एक मिनट है, बस निकलेंगे। आ जाओ कटो भाई। सर परेशान हो के बंदा क्या करे, अब ज्यादा खाए ज्यादा सोए। नहीं वो ज्यादा पढ़े बंदा जो है वो ज्यादा पढ़ा है। परेशानी में कहाँ पड़ा जाता है, बस यही नहीं पता ऐसे चलता ही। कि शुरू कहाँ से करें। है ही बहुत ज्यादा बेटा है, पहली बात शुरू तो करें ये कहाँ है, से। मेरी बात सुने आमिर, अदनान, बात सुनो बच्चों। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हम भी इसी प्रोसेस से गुजर के आए हुए हैं। अब आप बच्चे नहीं हैं, आप माशाल्लाह एमफिल कर रहे हैं, आपने बीएस भी किया, आपने एमएससी भी की,
ठीक है, आपको सारा एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आपके जो उज़र हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये जो रोने वाले बच्चे होते हैं ना, रोने वाले कि सर ये कर दें, वो कर दें, सर ये हम नहीं कर रहे, ये हो गया, वो हो गया। ये बेटा अच्छी बातें नहीं है। इस एज पे और इस स्टेज पे जब आप लोग सारे माशाल्लाह मैच्योर हैं, आप लोगों को पता है कि हमारा नफ़ा-नुकसान क्या है और फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपने भी क्या सीखा क्या है? क्या आप मैच्योर हो गए हैं कि नहीं हुए? ठीक है, अब इस स्टेज पे आके आप लोग ये कहें कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि पढ़ना कैसे है। सर हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, ठीक है? तो ये बहाने जो है ना ये टोटली इलॉजिकल हैं। हाँ, मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूँ कि भई आप लोगों के साथ जो सिलेबस है ना, वो डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है? जी सर, हम भी कि बस यही सिलेबस चाहते हैं यस कि सर, सर जिन चीजों में हमें यही प्रॉब्लम करने है, बस हमने। कुछ टॉपिक्स यही हैं सर, यही जैसे मैं प्रोजेक्ट का नहीं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही, उसका बता दें, इस तरह की चीजें गुलाम फातिमा, बेटा मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा था कि ये एक जस्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है। आपने सिर्फ इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके इनवर्स लैप्लास फाइंड करना है बस। इससे क्या बताऊं मैं आपको? अगर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती ना तो फिर आप सोचें कि आप मैथ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब बच्चों थोड़ी की सी छोटी सेकंड ऑर्डर सर, सब इसे बच्चों सारे की मेथड से सॉल्व आगे नहीं कर लो करना। बेटा क्योंकि सिर्फ आगे इसका करके सॉल्यूशन सीधी कर लो, निकालना खड़ी है लग रही है। और इनवर्स फाइंड करना है। सर जैसे एक ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, वो चारों ने उसको जो एक क्वेश्चन आपने उस ग्रुप को दिया है, सबने एक ही मेथड से करना है ना? ओ बेटा किया हुआ है, उसके ऊपर लैप्लास लगी हुई है, आपने जस्ट सिर्फ नहीं, उसको सॉल्व करके सर मैं टाइप ये नहीं करना है। पूछती। जैसे 4 मेंबर्स हैं, उन चारों ने एक ही सबमिट करवाना है आपको, या बेटा सबने एक ही नहीं अलग-अलग करना है करवाना और है? देखिए एक ये छोटी सी ग्रुप का डिफरेंशियल क्या है? इक्वेशन 4 लोग हैं। हाँ जी। उन चारों ने मिलके वो एक काम करना है। अच्छा, यानी कि एक ही 4 सबमिट करवाएंगे हम आपको? 4 बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसकी हाँ डिटेल जी। कैलकुलेशन जो है वो आपने टाइप करनी है और वो एट द हाँ एंड जी। उसका आपने इनवर्स लैप्लास जो है वो फाइंड करना है। जी। ठीक है? तो देखिए 4 बच्चों के लिए एक क्वेश्चन जो है ना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं सर, ये तो समझ आ गया है ना, बस वो चारों ने एक ही सेंड करना है, यानी कि एक बना के बेटा सेंड ये कर मैंने दें। पहले भी कहा था कि चारों बच्चों ने जो ग्रुप असाइनमेंट है सर टाइप वो वर्ड चारों पे कर ले। बेटा वर्ड पे यस कर सर, लो, अब ज्यादा क्लियर हो गया। हाँ या लेटेक्स पे कर लो, ठीक है? ठीक है, वो सिर्फ एक्सेप्टेबल जो है वो टाइप फॉर्म में होगा। अगर आप लोग वर्ड में इजी हैं टाइप करने में तो उसमें कर लें। अगर आप लेटेक्स पे कंफर्टेबल हैं तो आप उस पे टाइप कर लें। 4 बच्चों ने एक सवाल सॉल्व करना है बस। ठीक है, और वो भी सवाल सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब उसमें और आप लोगों को मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं दिया। ठीक है, अगर आप रेगुलर पे जाके देखें ना तो उनको 4-4 पेपर मिले हुए हैं। ठीक है, कर लेंगे सर फिर। ठीक है ना, तो आपको तो मैंने सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को कहा है क्योंकि आप एमएस वीकेट के हैं तो इसमें बच्चे जो हैं वो उनके पहले सेमेस्टर के हैं कुछ। ठीक है, तो लेवल भी एमएस का है, तो उसी तरह से मैं आप लोगों को जो मैंने काम दिया है, मैंने कोई आप लोगों को रिसर्च पेपर नहीं दिया। ठीक है, आपको आपकी पसली के मुताबिक ही काम दिया कि ये आप लोग जो है वो कर लेंगे इजीली, इसलिए आप उसको जो है वो सॉल्व करना है आपने। बीएससी की एसएम यूसुफ की बुक देखे, उसमें जाके देखे कि नॉन होमोजेनियस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले वाई सी कैलकुलेट करें, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करें। सिंपल है, दोनों को सम करें, बाद में कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। जो सॉल्यूशन आएगा उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, जहां तक आपके सिलेबस की बात है, सिलेबस जो है ये मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगा ड्यूरिंग वीक। एक लिस्ट बना के आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा टॉपिक्स की।
लेकिन मुझे याद है कि मैंने शुरू से लेके अब तक आप लोगों को स्कीम बताई हुई है कि पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिक डेफिनेशंस का होगा। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, पहला क्वेश्चन। सर काइंडली रिपीट करिएगा जरा। बेटा ये मैं पहले कितनी बार रिपीट करूं, मैं कितनी बार रिपीट कर भी चुका हूं। ये क्लास में शुरू में भी बताया था आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिक डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्लूइड्स, यानी जो उसकी टाइप्स हैं। यानी आपका जो पेपर का पहला क्वेश्चन है वो बेसिक डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब मैंने कोई 7 दफा ये बात रिपीट कर दी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था डेरिवेशन टाइप एक क्वेश्चन रखेंगे हम। एक क्वेश्चन जो है वो डेरिवेशन टाइप होगा कि ड्राइव दिस, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क भी दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो एक तो हो गया डेरिवेशन का क्वेश्चन, एक या दो जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन होगा और एक मॉडलिंग का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की मदद से किसी प्रॉब्लम को मॉडल करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे लैप्लास से, फोरियर से, सिमिलैरिटी से, कपूटो फेब्रिजियो, अतांगना बलिनो एंड सो ऑन। ठीक है, एक ये हमारे पास ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर ये 4 क्वेश्चन होते हैं तो 12-12 नंबर के भी हम इसको कर सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो 10-10 नंबर का भी हम इसको कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इन 4 क्वेश्चन की वेटेज कैसे जो है वो बनाई जाए। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे सवाल करे कि उसको समझ नहीं आई या कोई पॉइंट उसके माइंड में है तो वो डिस्कस करे। सर ये पेपर तो समझ आ गई है, ये तो आपने पहले भी बताया था। सर एक्चुअली मैं ना सिलेबस में थोड़ा सा है हमें कि सिलेबस नहीं कंफर्म हो रहा, पूरा सिलेबस क्या हमने मतलब पढ़ा है, क्योंकि वो इंटरनेट की कनेक्शन हो जाती थी तो आप वो पढ़ा रहे होते तो बीच में हमें कोई पॉइंट मिस हो जाता तो फिर आगे समझ नहीं आती थी। और फिर वो हमने लेक्चर भी नहीं पुराने हमने डाउनलोड किए, वो भी हमारी मतलब एक मिस्टेक थी, हमें पता भी नहीं लगा। तो सर मेनली जो मसला है ना वो यही है कि हमें सिलेबस का मतलब सारा पता नहीं है कि हमने कितना अच्छा पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन बेटा जितना पढ़ा उतना तो आपको पता होना चाहिए। अब ये है कि आपके जो पेपर है आई थिंक 15 फेब के बाद शुरू होंगे, 15 to 19। नहीं तो सर मेरा ख्याल 13 है फेब को कि लिखा हुआ। चले 13 से 19 फेब ना, तो अगर हम ये जी सिलेबस 31 जनवरी को हम डिसाइड कर ले तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं है? या हो सकता है कि उससे पहले भी यानी अगले वीक में मैं आप लोगों को सिलेबस जो है वो कंफर्म बता दूं और आप लोग जो है फिर जी उसी सर। हिसाब से तैयारी करें। सर नेक्स्ट जी वीक में सर। काइंडली कोशिश करेंगे बता दें। बेटा जी सर मैंने नेक्स्ट कह वीक दिया में ना आप कि बता नेक्स्ट देंगे। वीक आप लोगों क्योंकि को जितना हमारे होपफुली लिए टाइम का ज्यादा हो उतना ही हमें बेहतर है। सर नहीं आपके बेटा, लेक्चर मैं तो एक बात यूट्यूब बताऊं, लिंक मिल जो सकते तैयारी हैं? आपकी 1 वीक में होती है ना वही तैयारी आपकी 2 वीक में होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो पेपर जिनमें ज्यादा छुट्टियां होती है ना वो अच्छे नहीं होते। आप लोगों का भी शायद ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ होगा। यस सर यही एक्सपीरियंस है, लेकिन यस कुछ तो सर ऐसे ही बताओ। है। तो आपके पास जितना टाइम कम हो, जितना स्ट्रेस हो, आप उतनी ही अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और शॉर्ट टाइम में ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। क्योंकि ज्यादा टाइम हो तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, अभी कर लेते हैं, लेकिन वो होता कुछ नहीं है फिर। ये आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं है मेरा ख्याल है। अगर आप लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस है तो फिर भी आप लोग जानबूझ के इस तरह का डिले, इस तरह का फेवर मांगते रहते हैं। ठीक है ना? नहीं नहीं सर नो जानबूझ के सर नहीं सर, प्रॉब्लम ये ये नहीं वाकई है में सर, टेंशन है। नहीं प्रॉब्लम सर सर जॉब्स प्रॉब्लम भी ये है कर कि रहे हैं हमारी ना साथ साथ, क्लासेस इस वजह से। हाँ बेटा, सर बात प्रॉब्लम सुनो, ये है जब कि आप जॉब कर रहे हो ना तो वो आपकी जी अपनी सर। हेडेक है। ठीक है ना, कि आप माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड है कि जॉब भी कर रहे हैं, साथ फैमिली को भी संभाल रहे हैं
साथ एजुकेशन को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जी तो सर। एजुकेशन है। आज अगर आप कोई अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे अच्छा कैसे डिलीवर करेंगे? आज आप लोग अगर फेवर मांगेंगे तो यकीन करें आप जब भी आगे पढ़ाएंगे तो आप इसी तरह का ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नहीं सर, हाँ आपको एक्चुअली बात अभी तो पता है आप क्या है, हम माशाल्लाह लोगों ने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एक्सपेक्ट नहीं क्लासेस किया था ना, नहीं ये है हमारे लिए बहुत ज्यादा अजीब हो गया, क्योंकि हमें घर में तो वाकई हम तो लड़कियां, हमें भी सर, टाइम नहीं पेपर अच्छा मिलता, कैंपस कुछ में हो घर रहे के हैं, काम, कुछ क्लासेस बच्चे, ऑनलाइन हुई है। तो फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं ना है। अगर हम वाकई ऑनलाइन पढ़ने बेटा वाले होते बात तो हम सुनो, मेरी किसी बात ऑनलाइन सुनो। यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर लेते। बिल्कुल, बिल्कुल कर लेते। जी अगर सर, आप ये लोगों के जेन्युइन बच्चे प्रॉब्लम है। हैं, मेरी तो बात सुने। बेटा अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है, वो तो आपके बच्चे हैं। ज़ाहिर बात है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे भी आपने सँभालने हैं, आपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, बाकी फैमिली को भी, घर में का खाना भी पकाना है, ठीक है? और साथ-साथ आपने अपनी एजुकेशन भी। तो ये तो आप एप्रिसिएशन के काबिल हैं कि आप इतने काम कर रही हैं। इसमें तो आपकी तारीफ़ बनती है कि आप सारे काम जो है कर रही हैं बड़ी मेहनत से, ठीक है ना? तो इसमें ऑनलाइन मैं आपको बता दूँ कि आगे फ्यूचर में भी बच्चों ऐसा ही सीन होने वाला है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर ना हुए, आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये जो है ना ब्लेम ये छोड़ दें कि ऑनलाइन हो गया तो हमें पता नहीं है। तो आप लोगों को आप देखिए दूसरा सेमेस्टर चल रहा है हमारे यूनिवर्सिटी में, जो ऑनलाइन आ गया, ठीक है? तो आप लोगों को इससे वास्ता तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था कि बच्चों आप ऑफ़िस आवर्स में आप किसी भी वक़्त आके समझ सकते हैं। आमिर हनीफ बंद कर इसको। आमिर हनीफ बंद कर बेटा इसको। कि आप ऑफ़िस आवर्स में आके मुझसे समझ लें, अगर आप लोगों को कोई इश्यू है, कुछ डिस्कस करना है, आप टाइम मुझसे पूछ के तो उसके ऊपर आप डिस्कस कर लें। लेकिन आपकी तरफ से तो कोई हिल-जुल नहीं है ना। किसी में कोई इतनी इंटेंशन नहीं है, कितना शौक नहीं है कि चलो भई हम सर से पूछ लें, सर के साथ हम एक मीटिंग कर लें, हम काउंसलिंग आर कर लें कि ये टॉपिक जो है ये कैसे हुआ है, ये यहाँ से हमें समझ नहीं आई थी ऑनलाइन में। तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि भई यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है ना? अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है, किसी इंडिविजुअल बच्चे का या बहुत सारे बच्चों का, तो आप मुझे कहेंगे सर आप हमारे साथ मीटिंग अरेंज करें और ये वाला टॉपिक जो है ना हमें थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दें, तो मैं आपको करवा दूँ। आप लोग खुद ही कुछ नहीं कहते, मुझे लगता है कि आपको समझा दिया तो आपको पता चल गया है, आपको समझ आ गई है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँ कि काइंडली ये जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं ना, ये ना किया करें। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जो एक्सक्यूज़ेज़ करते हैं, सर ये हो गया, वो हो गया, फलाँ हो गया। देखो मसलों से आप कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते, ये आपके साथ हमेशा एसोसिएट रहेंगे। बल्कि जितने आपकी लाइफ़ में मसले होंगे ना, उतने आप एक्टिव भी रहेंगे और उतनी आपकी प्रोग्रेस भी ज़्यादा होगी। अगर आप आसानियों में रहेंगे तो आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये मसले-मसाइल साथ चलते रहते हैं लेकिन अगर आपका टीचर कोऑपरेटिव है, तो आप उससे हेल्प क्यों नहीं लेते? ठीक है, आप लोग जो है उससे हेल्प क्यों नहीं लेते? यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया है कि आप यूनिवर्सिटी में आके भी लेक्चर ले सकते हैं, आप टीचर को कंसल्ट कर सकते हैं, आप फिर भी नहीं आते। जैसे ही क्लास शुरू होती है, तो फिर आप बच्चे जो हैं वो एक्सक्यूज़ेज़ शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि बेटा मैं बीइंग अ टीचर ऐसा कोई डिसीज़न नहीं ना ले सकता। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, जैसे पॉलिसी आती है टीचर को उसको ओबे करना होता है। अगर मेरे बस में हो तो मैं आप तमाम बच्चों को ए ग्रेड दे दूँ। ठीक है ना? मेरी कोई आपसे बेटा कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं हमारे। तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि सारे अच्छा सा पढ़ें और अच्छे ग्रेड लें। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता कि मैं कह दूँ कि हाँ जी, अब पेपर ऐसे होगा, वैसे होगा। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, जैसे आएगी वैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे। हाँ, फ़ेवर जहाँ पे आपकी बनती है कि आपको कुछ समझना है, आप मुझसे टाइम ले लें, मैं आपको टाइम बता दूँ कि इस टाइम पे लेक्चर होगा। आप लोगों ने कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको रिवाइज़ कर दूँ। ठीक है? सर हमने यूनिवर्सिटी आना है, आप किस टाइम अवेलेबल हैं, हमें बताएँ, हमने कुछ समझना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप बताएँ मुझे क्या करना है। ठीक है ना? जो काम मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो तो मैं हाज़िर हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? अगर मेरा टाइम है या नहीं है, लेकिन आप लोग अगर मुझे बताएँगे कि सर हमें ये पढ़ना है, ये समझना है, तो फिर मैं हाज़िर हूँ। लेकिन एक्सक्यूज़ेज़ मुझे शुरू से पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने कभी खुद एक्सक्यूज़ेज़ नहीं किए किसी से। ठीक है? मार्क्स बेशक कम आ जाएँ,
ठीक है, तो एक्सक्यूज मैंने कभी नहीं किया कि सर ये हो गया था, सर वो हो गया था, सर मैं ये काम कर रहा था, ठीक है, सर मैं इतनी दूर से आता हूँ। ये बच्चों ज़ाहिर बात है, आप लोग अगर कुछ करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ दूर से, कुछ करीब से, कि कोई बच्चे जो हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, साथ ट्यूशनें पढ़ाते हैं, साथ पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं, वेल सेटल्ड, कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती और किसी की। तो ये सारी चीज़ें सारी उम्र आपके साथ चलने वाली हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ेज़ कभी ना किया करें, मेहनत करें। जहाँ पे आपको टीचर की, किसी दोस्त की हेल्प चाहिए, वहाँ पे उसको कहें कि यार ये हेल्प करो हमारी, हमें गाइड करो ताकि हम आगे जो है वो निकलें। लेकिन एक्सक्यूज़ेज़ कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आज से आप एक्सक्यूज़ेज़ करेंगे तो लाइफ़ के हर प्रोफ़ेशन में आपकी ये आदत बन जाएगी। चाहे वो कोई आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी कोई नौकरी हो, वहाँ पे आप लाज़मी ये एक्सक्यूज़ पेश किया करेंगे। ठीक है कि सर ये हो गया था, वो हो गया था, ये नहीं मैं कर सका, ये इस वजह से हो गया था। ठीक है? आप सीधा कहें कि सर मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं टास्क आपको कंप्लीट करके देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो कोशिश करें कि एक्सक्यूज़ेज़ ना दें मुझे। और कोई आप लोगों का इश्यू है ना, तो वो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। ख़ास तौर पे जिन बच्चों के नेट में इश्यू रहा हो, या जो बच्चे समझते हैं कि हम इसमें वीक हैं, ठीक है? या जो बच्चे ये समझते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, वो सारे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ डिस्कस करें। अभी कम से कम 1 महीना पड़ा है आपके पेपर्स में। तो अगर आप 1 महीने का फ़र्ज़ करो, एक टॉपिक भी डिस्कस करें और उसको तैयार करें, तो आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो सकता है। ठीक है? अब कोई नहीं बोलेगा मेरे साथ। क्या जी कहते हो आप ठीक है लोग? सर। जी बिल्कुल ठीक हाँ, सिखाया आपने। सर ठीक आप है सर, नेक्स्ट बेटा वीक हमें टॉपिक सर आप सारे देख सारे लें। टॉपिक बता दें, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जब हम अब आप स्टार्ट बोल रहे हैं करते ना तो हैं। हम आपको चुप करके सुन रहे हैं। नहीं अच्छी बात है ना बेटा। यस सर। आप लोगों ने जो है ना आगे आके हमारे जैसे ही बनना है। तो आप लोगों को चाहिए कि एक्सक्यूज़ेज़ को जितना अवॉइड कर सकते हैं, वो उनको अवॉइड करें। और आप यंग हैं अभी, हेल्दी हैं अब और एनर्जेटिक हैं, आपका माइंड अभी एक्टिव है, तो आप पूरी तरह से उन सबको यूज़ करें। इसमें वो तभी हमारा जाके आप फिर आगे कहीं पहुँचेंगे ना। जी सर, जी ठीक थैंक सर। है? यू। तो मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किए थे फेसबुक जी पे सर। कि जो बेस्ट व्यू होता है ना, हमेशा हार्ड वर्क के बाद ही नज़र आता है। यानी अगर आप कोई बहुत ऊँची जगह पे जाएँगे, ठीक है, तो फिर ही आप जाके कहीं बेस्ट व्यू जो देख सकते हैं। तो वो यही है कि अगर अब अभी आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं करेंगे, ठीक है? आपका पैशन जो है वो टीचर को नज़र आए कि हाँ, ये बच्चा लर्न करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे नहीं बल्कि मोस्टली बच्चे एवरेज होते हैं। लेकिन अगर वो जी जी। टीचर की गाइडेंस में रहें और वो डिस्कस करते रहें अपने इश्यू, तो वो ही बच्चे जो हैं वो आगे जा सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी से। बच्चों का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो नहीं होते, लेकिन आगे वही निकल जाते हैं जो थोड़े से मेहनती और कंसिस्टेंट होते हैं, जो लगातार थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, वो कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। तो फिर जब वो जाके किसी अच्छी जगह पे सेटल होते हैं, किसी कंपनी में बॉस बन जाते हैं, कहीं पे जाके प्रोफ़ेसर लग जाते हैं, कहीं पे साइंटिफिक ऑफ़िसर लग जाते हैं, टीचर लग जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो सारी जितनी भी मुश्किलें होती हैं, वो सारी भूल जाते हैं, ये नेचुरल है ये चीज़। एक्सक्यूज मी तो सर। आप मेहनत करें, ठीक है? मैं अभी जो आपके साथ टॉपिक जो वो डिस्कस जो आज हमने करना था, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इक्वेशंस को डायमेंशनलेस कैसे कर सकते हैं। सर बस लास्ट और बात। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमें सर ये जो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन नेवियर स्टॉक जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, मैं समझ नहीं आया उस टॉपिक का। आप वो अच्छा, काइंडली टॉपिक हमें रिपीट करवा दें, वो सारा के सर हाँ एक जी, और कंप्लीट बात कर अच्छा। दें। पेपर से रिलेटेड। जी, जी। सर ये जो डेट शीट हमारी बनेगी वो आप लोग सेट करते हैं या वो भी वो दूसरे ही करते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले? नहीं, नहीं रजिस्ट्रार वाले नहीं, ये डिपार्टमेंट करता है बेटा। वो होता सर यूँ है उसमें कि हाँ जी जिस दिन जिस टीचर की क्लास होती है ना, हाँ यूजुअली जी उन्हीं डेज़ के ऊपर उसी का पेपर सेट होता है। यानी जैसे देखिए मेरी क्लास है संडे को, तो मेरा पेपर संडे को ही होगा। अब वो डेट क्या आएगी, वो बाद की बात है। इसी तरह से बाकी टीचर्स की भी जिन डेज़ में क्लासेस होती हैं ना, मोस्टली उन्हीं डेज़ के ऊपर ही पेपर की डेट भी सेट करते हैं और ये डिपार्टमेंट करता है, ठीक है? जी और सवाल? सर हमारा तो मतलब एक दिन में जब 2 क्लासेस होती हैं,
तो तब क्या 2 पेपर होंगे? नहीं, पेपर होपफुली एक ही होगा। ठीक है, सही। एक दिन में मतलब 2 जो एग्जाम है ना 3 घंटे के, ये पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि एक-एक ही करेंगे सर और और पेपर एक दिन हमारा में एक। सैटरडे संडे को ही सेट किया जाएगा ना, बाकी डेज में तो नहीं ना होगा। ऐसे तो नहीं होगा बेटा तीनों पहले पेपर पहले सब्जेक्ट। नहीं, पहले जो प्रैक्टिस है ना वो यही है। जो मैंने भी 2-3 दफा पढ़ाया वीकेंड पे, उनका पेपर वीकेंड यानी संडे को ही होता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये हीरा कौन थी? हीरा यूसुफ। बच्चों आप जो है ना, आपने जो नोट किया हुआ है या आपके पास जो नेवियर स्टॉक्स इक्वेशंस हैं, वो आप जो है वो नीट कर लो और फिर मेरे साथ वो टाइम सेट करके उसको डिस्कस कर लो। अगर और बाकी लोग भी हैं क्यू में तो उनको भी हम मीटिंग में बुला लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। और कोई इशू है अस्सलाम किसी का? ये वालेकुम। सर ये कोई आप बुक बता देते जिसमें सारे टॉपिक हमें मिल जाते। बेटा बुक्स ये ऑलमोस्ट सारी बुक्स के अंदर ही टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ना? ये आप बेशक इधर गूगल से देख लें, यूट्यूब से देख लें, जो कुछ बुक्स हैं उनसे देख लें। ठीक है? नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आप उसी को ही फोकस कर लें तो तब भी बहुत बात है आपकी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर आप है ना हमें जो पढ़ा रहे हैं अपने नोट्स में से, जब आपने सिलेबस सेलेक्ट करना है तो आप वो नोट्स हमें सेंड कर दें काइंडली। इससे हमें बहुत इजी हो जाएगा, बजाय हम वो नेट पे सर्च करते रहे डिफरेंट टॉपिक्स। नोट्स तो मैंने बेटा ऑलमोस्ट जो है वो शेयर किए हुए हैं। जो मैंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं वो तो आप लोगों ने ही करनी है। ठीक है ना? सर वो तो हम कर लेंगे ना, लेकिन जो आपने लिस्ट आपने कहा है ना कि पेपर से पहले आप सिलेबस की एक लिस्ट देंगे, तो काइंडली अगर वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाए। और हाँ, सर अगर उसमें उसी टॉपिक्स के रिलेटेड हमें सर नोट्स वो भी दे दें आप। जी सर सर वो उसी लिस्ट टॉपिक अगर हमें के नेक्स्ट लेक्चर तक मिल जाएगी ना, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अभी से फिर यानी कि तैयारी शुरू कर देंगे, फिर हमें क्योंकि आगे अब आगे नेट पढ़ने सर्चिंग का में टाइम नहीं बिल्कुल सर। है। लेकिन बेटा पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत निकम्मे लोग हैं, यकीन करें। आप लोगों ने साथ-साथ लेक्चर डाउनलोड ही नहीं किए। ठीक तब है? हमें बहुत पता ही नहीं निकम्मे था लोग ना। हैं, बहुत लेज़ी लोग हैं आप लोग। सर हमें सर ये बस इस बात पे यही तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम वाकई हैं। सर हमसे गलती हो गई है। तो सॉरी स्टूडेंट्स सर। ऐसे ही होते हैं। नहीं बेटा सॉरी वाली मुझसे सॉरी क्यों कर रहे हो? आपने गलती की है मतलब ये है कि नुकसान तो आपका हुआ ना। ठीक है ना? मुझसे सर सॉरी ये करने से कोई असाइनमेंट फायदा नहीं। क्वेश्चन भी सिलेबस में होंगे? मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है सर पता ही असाइनमेंट नहीं था कि और वो डिलीट हो होमवर्क। जाएंगे लेक्चर वहां से। असाइनमेंट्स और होमवर्क ये सारे आपके जो हैं वो एग्जाम में इंक्लूडेड होंगे। लेकिन अभी आप वेट करें कि मैं आप लोगों को जो है ना वो सिलेबस लिस्ट प्रोवाइड कर दूं यस सर प्लीज। जो सर टॉपिक बस की है। प्लीज यस सर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज। तक वो कर दीजिएगा हाँ, प्लीज सर। हो जाएगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह। थैंक देखो यू सो मच सर। आप बच्चों प्लीज ना किया करें, आप हमारे बच्चे हैं, हमने आपको सारी बात है सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, ये तो हमारी ड्यूटी है। अगर आप में से कोई वैसे परेशान है तो वो इंडिविजुअली मेरे साथ डिस्कस कर लिया करे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको फायदा होगा, परेशानी से काफी छुटकारा मिल सकता है। जी सर। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ जो है वो ऐसे इशू होते हैं, तो आप डिस्कस कर यस लिया सर। करें उसको। सर इशू कोई भी हो डिस्कस कर सकते हैं। बेटा कोई भी इशू मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था। ठीक है? आपका कोई सर पर्सनल बस है, हर कोई वर्ष की दुआ फैमिली है। इशू है, ठीक है? और अगर आपको कोई कैरियर में कोई इशू आ रहा है, ठीक है? या जॉब का कोई इंटरव्यू टेस्ट है या कहीं पे आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप किसी भी तरह की एडवाइस के लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को बच्चों शुरू में भी बोला था कि आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड इशू है, कैरियर का, काउंसलिंग का, कोई पर्सनल, कोई जो भी व्हाटएवर, ठीक है? वो आप लोगों का मेरे साथ सीक्रेट होगा, जो अगर आपका कोई पर्सनल होगा तो। वो इशू नहीं है, वो आप उसके लिए एडवाइस ले सकते हैं मुझसे किसी भी टाइम। ओके सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। चले आज का जो हमारा टॉपिक है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और फ्लूइड में इसका बड़ा अहम रोल है। इसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है? और हमारे पास काफी जितने भी मॉडल्स अभी आपने देखे जो हमने ड्राइव किए या जो हमने बनाए, वो सारे ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही अपीयर होते हैं हमारे पास। और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे कांस्टेंट्स जो है ना
वो भी साथ अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेथड है ये हमारे पास क्या है कि अगर हम ये फर्ज करें, ये लिखते हैं ना, ये देखिए F इज इक्वल टू MA। अब ये बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। जारी बात है F जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके डेफिनेटली यूनिट्स तो होंगे। मास है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके भी यूनिट्स होंगे। एक्सेलरेशन है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी यूनिट्स होंगे। तो किसी तरह से हमने इन यूनिट्स को फ्री करना है, क्योंकि जिनके यूनिट्स होते हैं उन्हीं की डायमेंशन होती है। तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमने इन यूनिट्स को फ्री करना है, और उसमें एक चीज का हमने ख्याल रखना है, वो होती है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या होती है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड, कि लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस जो है ये हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास इक्वल हो तो हम कहते हैं कि इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजीनियस। इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजीनियस। तो यही बेसिकली हमारा टारगेट है कि जब हम उन यूनिट्स को फ्री कर रहे हों, उनकी डायमेंशन लेस उनको बना रहे हों, तो बाद में हमने ये भी देखना है कि क्या वो इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अभी इसके नेक्स्ट जाके हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और उसमें इस चीज को हम डिस्कस भी करेंगे। Dimensional analysis is a mathematical technique which makes use of study of the dimensions for solving several engineering problems. तो बेसिकली ये हमारे पास एक टेक्निक है जो कि बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जो फ्लूइड है ये भी इंजीनियरिंग में ही आता है, फ्लूइड डायनामिक्स जो है, तो उसमें हम सॉल्व करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। Each physical phenomena can be expressed by an equation. अब उसमें कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो, यानी अगर फ्लूइड फ्लो करता है तो वेलोसिटी, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस बाय एन इक्वेशन, तो वो उसको हम किसी इक्वेशन की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज आर डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल। जी, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो उसको हम एक इक्वेशन की मदद से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। अब वो क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशन हो भी सकती है और उनकी डायमेंशन नहीं भी हो सकती। Dimensional analysis helps in determining a systematic arrangement of the variables in the physical relationship, combining dimensional variables to form non-dimensional parameters. जी, तो ये क्या करता है, डायमेंशनल एनालिसिस हमारी कैसे हेल्प करता है कि वो जो वेरिएबल्स होते हैं उसको एक सिस्टमेटिकली वे के अंदर उसको अरेंज करता है, उनके आपस में रिलेशनशिप्स बनाता है और फिर वहां से नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जो है उनको वो ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली तो हमें वो चाहिए, वो पैरामीटर चाहिए जो नॉन डायमेंशनल हो, जैसा कि अगर हम ये ले लें, u इज इक्वल टू कैपिटल U ओवर v नॉट, ठीक है। अब ये जो स्मॉल u है ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, तो ये इससे कैंसल आउट इज इक्वल टू 1। तो ये वो मैंने नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बना लिया है जिसकी डायमेंशन जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है बल्कि 1 आ गया। 1 जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये वेरिएबल्स को, उसके अंदर जो वेरिएबल्स अपीयर होते हैं उसको सिस्टमेटिकली वे के अंदर अरेंज करता है और फिर हम वहां से नॉन डायमेंशनल यानी जिनकी डायमेंशन नहीं होती उसके वेरिएबल्स जो हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट,
It is based on the principle of dimensional homogeneity. यानी ये बेस करता है कि जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है उसको ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। वही बात कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर सेम होगी तो फिर हम उसको कहेंगे उस इक्वेशन को कि ये डायमेंशनली होमोजीनियस है। एंड यूज द डायमेंशंस ऑफ रेलेवेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द फिनोमेना। Dimensional analysis has become an important tool for analyzing fluid flow problems, especially useful in presenting experimental results in a concise form. तो fluid mechanics के अंदर जो है ये इसका काफी रोल है और हम कोई भी fluid problem जब चूज करते हैं मॉडल बनाते हैं तो हम उसको पहले डायमेंशन लेस बनाते हैं, यानी उस सारे मॉडल की जो डायमेंशंस हैं उनको हम खत्म कर देते हैं और वो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि इसके यूजेस क्या हैं? The uses of dimensional analysis may be summarized as follows: to test the dimensional homogeneity of any equation of fluid motion, यानी अगर आपके फ्लूइड मोशन की आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो उसकी मदद से हम उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। डायमेंशन पहले हम यानी अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं हम उनकी यूनिट्स फाइंड करें। अगर लेफ्ट साइड की जो यूनिट्स हैं उनकी डायमेंशन फाइंड करें, फिर राइट साइड की जो वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट्स और डायमेंशन फाइंड करें। और अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशंस इक्वल होंगी तो वो हमारे पास डायमेंशनली होमोजीनियस होगी। तो कहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसको हम होमोजेनिटी को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू ड्राइव रैशनल फार्मूला फॉर अ फ्लो फिनोमिना, तो हम एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं जो उस फ्लो फिनोमिना को डिस्क्राइब भी करे। टू ड्राइव इक्वेशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स to show the related significance of each parameter। ठीक है, अभी वो जो इक्वेशन होगी ना गिवन उसको हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी जो पहले डायमेंशन फॉर्म में होगी उसको हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उन पैरामीटर्स को यूज करते हुए। टू प्लेन मॉडल टेस्ट एंड प्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, thus making possible to analyze complex fluid flow phenomena। तो यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के फ्लूइड फिनोमिनास होंगे हम उनको जो है वो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो चाहे फिर वो थ्योरेटिकल हो हम उनको जो है वो इसकी मदद से अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस has the following advantages. It expresses the functional relationship between variables in dimensionless terms. In hydraulic model studies, it reduces the number of variables involved in a physical phenomena, generally by 3। अच्छा, इसमें जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसको देखें। It expresses the functional relationship। Functional relationship क्या है कि अगर आपके पास up to x है, ठीक है, और ये एक कैपिटल x है जो कि डिपेंडेंट है और ये वो सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो हम इनका एक रिलेशन बना लेंगे, फंक्शनल रिलेशन x to up to x है। जो हमारा पहला एडवांटेज है वो ये है कि जितने भी इनको जो है जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम एक्सप्रेस कर लेंगे एक रिलेशनशिप में इन द डायमेंशनलेस टर्म्स। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये x1, x2, xn ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वो जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा वो किन वेरिएबल्स के दरमियान होगा, वो होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब भी हम पैरामीटर्स चूज किया करेंगे, वेरिएबल्स चूज किया करेंगे,
तो हम उनका रिलेशन किन दो चीजों से मिला के बनाया करेंगे, वो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उन दोनों का हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। नंबर 2, इन हाइड्रोलिक मॉडल स्टडीज इन रिड्यूसेस, तो इसका जो मेन काम ये है कि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करता है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करता है। जैसे मैं अभी आपके सामने एक डायमेंशनलेस पैरामीटर लिखता हूं, वो है म्यू CP ओवर के। ये जो मैंने PR लिखे ना, PR मीन प्राइमल नंबर, ये डायमेंशनलेस नंबर होता है। तो अब ये जो देखे डायमेंशनलेस नंबर्स के अंदर मेरे पास 1, 2 और 3, यानी अगर मैं इन 3 वेरिएबल्स को कंबाइन करके लिख लूं, इन तीनों की जगह पे, तो मैं सिंपल एक फंक्शन या एक पैरामीटर लिख सकता हूं जो कि PR है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि 3 पैरामीटर या 3 वेरिएबल की जगह पे मैं सिर्फ PR लिख रहा हूं। तो ये वो रिलेशन है, और इन जहां पे ये तीनों आएंगे इकट्ठे, उन तीनों की जगह पे मैं PR लिख दूंगा। तो यही एडवांटेज है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल फिनोमिना जनरली बाय 3। तो इसमें जो हम सिस्टम लेते हैं, ठीक है, ये मास, लेंथ और टाइम, ये हमारा ऐसे यूनिट्स में से हमने लेना है, ठीक है। MLT, ये 3 वेरिएबल्स जो हैं, इनकी जो प्राइमरी क्वांटिटीज हैं, प्राइमरी यूनिट्स जो हैं, उनको यूज करते हुए हम डायमेंशनलेस वेरिएबल्स जो है उनको सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक तो ये है कि ये रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स को, ठीक है, और दूसरा ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये आगे हमारे पास बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स द डायमेंशनल पैरामीटर्स रिड्यूसेस टू मेक सर्टेन लॉजिकल डिटेक्शन अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये हमारे पास जो पैरामीटर्स है उनको डिटेक्ट करता है। डिजाइन कर्व्स by use of dimensional analysis can be developed from experimental data or direct solution of the problem, ठीक है। एक एडवांटेज इसका ये भी है कि हम कर्व्स को डिजाइन कर सकते हैं by making use of dimensional analysis in some experimental results. It enables getting a theoretical equation in a simplified dimensional form. Dimensional analysis provides partial solution to the problems that are too complex to be dealt with mathematically. यानी जी ये हमें हाफ सोल्यूशन, आप पार्शियल सोल्यूशन मीन हाफ कह सकते हैं कि आधा सोल्यूशन जो है उसमें उसको ऑब्टेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो इक्वेशन मैथमेटिकली कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। The conversion of units of quantities from one system to another is facilitated. तो हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को जो है वो कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटीज को। जी, डायमेंशंस। तो ये जो हमारे पास अब ये पोर्शन आ रहा है, ये वाला, इसमें हम डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम चूज करेंगे और उनकी डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे पहले कि डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। इसलिए मैंने आपको एक शुरू में एक असाइनमेंट दी थी कि आपने 30 जो है वो ड्राइव्ड और बेसिक जो क्वांटिटीज हैं उनको लिखना है और उनकी आपने यूनिट्स और डायमेंशंस भी बनानी है, जो कि हमें डेफिनेटली डायमेंशनल एनालिसिस में काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। The various physical quantities used in fluid phenomena can be expressed in terms of fundamental quantities or primary quantities. The fundamental quantities are mass, length, and time, and temperature designed by the letters M, L, T, theta respectively. यानी mass,
लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, या फिर हम इसको प्राइमरी क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये जो हम कहते हैं ना फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमारे पास यही है। टेम्परेचर इज स्पेशली यूजफुल in compressible flow. The quantities which are expressed in terms of fundamental or primary quantities are called derived or second quantities, जैसा कि velocity, area, acceleration, etc. The expression for a derived quantity in terms of primary quantities is called the dimension. ये definition आ गई कि what is dimension? The expression for a derived quantity in terms of primary quantity is called dimension. ये देखिए ना, जैसे अगर हम लिखते हैं a, यहाँ पे मैंने बात कर दी है एक्सेलरेशन की, तो मैंने कहा ये ड्राइव क्वांटिटी है। अगर मैं ड्राइव क्वांटिटी को, जो कि होती है मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको किसी तरह से एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाता हूँ, मैस जो है इसके यूनिट है किलोग्राम, या वैसे ही आप इसको लिख लें m, ठीक है, और t स्क्वायर। ये देखें, ये हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ये m, t ये प्राइमरी क्वांटिटी है। तो हमने अभी जो ऊपर बात किया है कि अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को प्राइमरी क्वांटिटीज में लिख लें तो उसको डायमेंशंस कहते हैं, या उनको उसमें एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब क्या है कि if the derived quantities are expressed in terms of primary quantities, then it is called a dimension of the physical quantity. ठीक है, यहाँ पे हमने बात की है कि velocity, area, acceleration ये derived quantities हैं। तो अगर हम इसको mass, time, ठीक है, और length के एक्सप्रेस कर दें तो फिर इसको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल्स की तरफ, उसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी चूज करेंगे और सर उसकी हम इसके यूनिट्स नहीं लिखने थे, जैसे मैथ्स का केजी नहीं लिखना था, मैथ्स का केजी नहीं लिखना था प्राइमरी क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट करने के लिए? हाँ वो बेटा वही करना था ना, लेकिन वो मैथ्स है ना, तो हमने उसको डायमेंशंस में लिखना है, यूनिट नहीं बल्कि उसकी डायमेंशंस जो है वो लिखनी है। अच्छा, ये देखिए एग्जांपल नंबर 7.1 जी सर। ठीक है, हाँ 7.1, इसमें मैं पहले जो पार्ट कर रहा हूँ ना वो ले रहा हूँ डिस्चार्ज। यहाँ पे देखें, इसको आप सिंपली डिस्चार्ज भी कह सकते हैं या रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, और आपको पता है कि ये होता है Q is equal to A into V, ठीक है, where A is the area, V is the velocity। तो यहाँ पे देखें, A is the area, V is the velocity। तो मैंने एरिया को एक्सप्रेस कर दिया, एरिया जो है वो बेसिकली होता है मीटर स्क्वायर, ये तो हो गई यूनिट। अब ये मीटर है तो इसको हम इसकी डायमेंशन में एक्सप्रेस कर देंगे। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको इसकी डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसकी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो है फाइनल इसका जो है वो डायमेंशन बन जाएगा कि रेट ऑफ डिस्चार्ज का डायमेंशन जो है वो क्या है, ये यानी ऊपर मैंने बताया ना कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, अगर आप उसको m, t, l, थीटा में एक्सप्रेस कर लें, ठीक है, तो उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो हमने उसको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लिया। नंबर 2 पे है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और वो हमारे पास ये होती है म्यू ओवर रो। आप पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी डायमेंशन निकालनी है, फिर रो की डायमेंशन निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमें पता है कि हमें म्यू कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। शेयर स्ट्रेस, ठीक है, आपको पता है कि शेयर स्ट्रेस किसके इक्वल होती है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स ओवर ए, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोर्स ओवर एरिया लिखा हुआ है।
अब ये जो आपके पास है du/dy, ठीक है, ये उसकी डायमेंशन लिखी हुई है, ठीक है, रेट ऑफ यानी डिफॉर्मेशन की। इसको जब आप यहाँ पे देखें, अब फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? फोर्स फर्दर आपको पता है इसकी इक्वल होती है ma के, ये LH। तो इस वजह से यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, एरिया जो है उसको हमने नीचे डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि मास की जो है वो यूनिट m है, डायमेंशन m है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है, एरिया की डायमेंशन l² है। ठीक है, इन सबको जब मैंने सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब चलते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम होता है L³ और मास होता है m, तो इसकी ये आ जाएगी। जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये है कि आप कोई भी यूनिट पकड़े, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पकड़े, उसको प्राइमरी क्वांटिटीज में कन्वर्ट करें और उसकी डायमेंशंस लिखें। तो अब आप जो है इसी तरह से यहाँ पे देखें, फोर्स की डायमेंशन जो है वो भी कैलकुलेट की हुई है, स्पेसिफिक वेट जो है उसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट की हुई है। स्पेसिफिक वेट ओवर वॉल्यूम, ठीक है, और वेट जो है ये या फर्दर फोर्स के इक्वल है, F = mg होता है, आपको पता है। ये फोर्स के इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है वेट = mg और mg किसके इक्वल होता है? फोर्स के। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे फोर्स जो है वो कर दिया, और फोर्स की यूनिट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो उसको यूज करते हुए तो ये था कि आप फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो हैं वो आप कैसे फाइंड करते हैं। उनको उनकी प्राइमरी क्वांटिटीज के अंदर जो है वो हम पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको जो है उसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा कि ये मेरे पास एक कॉलम बना हुआ है जिसमें मैंने तमाम क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो है वो फाइंड करके लिखी हुई हैं। ठीक है, और उसमें आपने जो सिस्टम फॉलो करना है वो आपका ये वाला सिस्टम है, यानी ये पहला कॉलम। ठीक है, MLT सिस्टम, ये SI यूनिट्स को डील करता है। डायमेंशंस, ये सब की डायमेंशंस जो है ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देखें, हीट ट्रांसफर की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है, इंटरनल एनर्जी की, इंट्रोपी की, टॉर्क, पावर, ठीक है, वर्क, मोमेंटम, डेंसिटी, फोर्स, वेट, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, डिस्चार्ज, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। तो ये सारी डायमेंशंस जो है ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगी जब आप डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसमें आपको डायमेंशंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो रिड्यूस करेंगे तो वो जो नंबर आपके पास आएगा उसका डायमेंशन लेस होना बहुत जरूरी है। अगर वो डायमेंशन लेस नहीं है तो डेफिनेटली आपने कहीं पे मिस्टेक की है। ठीक है, उस चीज का आप लोगों ने ख्याल जो है वो रखना है कि जो भी आपके पास वो नंबर ऑफ पैरामीटर आएगा, ठीक है, वो डायमेंशन फ्री होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारा अगली जो हम बात कर रहे थे वो है डायमेंशनल होमोजेनिटी, कि कैसे हम उसकी डायमेंशंस जो है उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली होमोजीनियस है या फिर नहीं। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। A physical equation is the relationship between two or more physical quantities. Any correct equation expressing a physical relationship between quantities must be dimensionally homogeneous according to Fourier's principle of dimensional homogeneity. अच्छा, फ्लूइड के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं ना तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी लॉ को ओबे करता है। तो अब ये जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है ये सेटिस्फाई करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू फोरियर्स प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी एंड न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट, ड्राइव्ड
डायमेंशनल होमोजेनिटी स्टेट्स दैट, यानी डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है उसका मतलब क्या है? एवरी टर्म इन एन इक्वेशन, every term in an equation when reduced to fundamental dimension must contain identical power of each dimension। यानी इसका मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट साइड पे आपके जो भी फंडामेंटल डायमेंशंस होंगी, जो भी इक्वेशन होगी, उसमें हर टर्म की जो पावर है वो आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मीन सेम होगी, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। A dimensionally homogeneous equation is applicable to all system of units। ये ना जी, ये एक और बड़ी बात होगी। हमने तो MLT सिस्टम के लिए हम इसको कर रहे थे, लेकिन इसने कह दिया कि ये जो प्रोसेस है डायमेंशनली होमोजीनियस, ये तमाम सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, MKS सिस्टम होता है और ML सिस्टम होता है, तो ये जितने भी यूनिट्स के सिस्टम्स हैं सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। It is dimensionally homogeneous equation. Only quantities having the same dimension can be added, subtracted or equated. Let us consider the equation. अच्छा, अभी जो इसने बात की है, कहता है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको जिनकी पावर जो है वो सेम होगी या जिनकी डायमेंशन जो है वो सेम होगी, तब हम सेम डायमेंशन उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ रो इज P इज इक्वल टू WH, P इज इक्वल टू WH। तो हमने लेफ्ट साइड की डायमेंशन जो P है उसकी डायमेंशन फाइंड की, ठीक है, ये आ गया। राइट साइड की डायमेंशन फाइंड की, तो ये आ गया, ये जो है। तो हमने देखा कि लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन जो है वो इक्वल है, ये यहाँ पे देखें। थर्ड पार्ट, तो जब लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन जो है वो इक्वल हो, तो फिर हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि वो डायमेंशनली होमोजीनियस है। सो इट कैन बी यूज्ड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस ना हो तो हम उनको यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको इक्वेशन को पहले डायमेंशनली होमोजीनियस बनाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, ये आगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। इट फैसिलिटेट्स टू डिटरमिन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। It helps to check whether an equation of any physical phenomena is dimensionally homogeneous or not. It facilitates conversion of units from one system to another. It provides a step forward dimension analysis which is fruitfully employed to plan experiments and to present results meaningfully. यानी ओवरऑल जो है डायमेंशनल एनालिसिस के काफी एडवांटेजेस हैं कि ये हमारे पास डायमेंशन फाइंड करने के लिए काम आती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। नंबर 2, ये हमारे पास होमोजेनिटी चेक करने के काम आता है। नंबर 3, हम एक सिस्टम के यूनिट से दूसरे सिस्टम के यूनिट्स में ट्रांसफर हो सकते हैं, और ये हम इनको जो काफी फ्रूटफुली जो है हम इक्वेशन के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 7.2 जो है एग्जाम्पल है, इसमें भी उसने उसके डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है वो चेक करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इस प्रोसेस के लिए या इस पर्पस के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है जी, हम कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। तो उसमें ना बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई 5-6 मेथड्स हैं। 2 तो ये बिल्कुल आपके सामने लिखे हुए रेले मेथड्स और बकिंगहैम पाई मेथड, ये 2 मेथड्स हैं। ठीक है, यानी वैसे ओवरऑल जो है मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, तकरीबन 5-6 मेथड्स हैं जिनको हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज हैं वो रेले मेथड और बकिंगहैम पाई थ्योरम है, जिनको मैंने यहाँ पे टिक किया है।
ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले मेथड कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, वो जो मेथड्स हैं वो हमारे पास ये हैं। ब्रिजमैन मेथड है, मैट्रिक्स टेंसर मेथड है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल्स है, रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन है। ठीक है, ये बाकी के मेथड्स हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हम किन किन मेथड से कर सकते हैं, वो हमारे पास टोटल 6 मेथड हैं। उनमें रेले मेथड है, बकिंघम पाई थ्योरम है, ब्रिजमैन मेथड है, मैट्रिक टेंसर मेथड है, विजुअल इंस्पेक्शन है, रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस है। तो ये टोटल 6 मेथड है। जिन मेथड्स को हम यूज करेंगे या ओवरऑल जो 2 मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कॉमनली यूज हैं, उनमें है रेले मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम। ये दोनों मेथड्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे भी और इनकी मदद से हम एग्जांपल्स को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, पहले हम दोनों मेथड्स को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में जो पहला मेथड है रेले मेथड, उसमें क्या ड्रॉबैक है। आपको पता होना चाहिए कि साइंस के अंदर ये होता है कि अगर एक मेथड आ गया है, ठीक है, लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए, तो फिर उसमें क्या होता है कि किसी एक या दो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो सूटेबल नहीं होता, तो उसके लिए फिर हमें एक नया मेथड बनाना पड़ता है। तो फिर हम लिखते हैं कि जो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर ये वाले ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हम इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सके, और ये जो नया मेथड है ये इन सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, लिहाजा हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस का एक नेचुरल ट्रेंड होता है यानी अगर आप कोई फार्मूला या कोई डेफिनेशन लेके आएंगे तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे आपको याद होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि वो डाल्टन के कुछ मफरूजे थे, कुछ नजरियात थे। तो बाद में जब रदरफोर्ड आया तो उसने कहा कि इसमें तो काफी सारी ड्रॉबैक्स हैं, इसमें ये वाला ड्रॉबैक भी है, ये वाला ड्रॉबैक भी है। तो उसमें हम उसके एडवांटेजेस, उसकी जो डिसएडवांटेजेस थे वो भी लिखते थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये सीक्वेंस जो है वो चलती है। तो इसमें भी हमारे पास दो पहले रेले मेथड है। रेले मेथड में क्या चीज जो है वो फुलफिल नहीं होती कि हमें बकिंघम पाई थ्योरम को यूज करना पड़ता है, वो हम साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी करेंगे और इसको जो है वो पढ़ेंगे भी। जी, तो रेले मेथड जो है वो क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। The method gives a special form of relationship among dimensional group and has the inherent drawback that it doesn't provide any information regarding the number of dimensional groups to be obtained as a result of dimensional analysis. Due to this reason, this method has become obsolete and is not favored for use. मैं आपको सिंपल वर्डिंग में ये बताता हूँ कि देखिए ये जो मेथड है ये एक रिलेशनशिप हमें बताता है, ठीक है, डायमेंशनल ग्रुप की, लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या है कि ये हमें नंबर ऑफ डायमेंशनल ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, जैसा कि डायमेंशनल ग्रुप का तो हमें इससे पता चल जाता है कि डायमेंशनल ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन कितने डायमेंशनल ग्रुप इससे आएंगे उसके बारे में हमें ये कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देता। तो ये इसमें ड्रॉबैक था, इसलिए ये इतना फेवरेबल नहीं है कि हम इसको यूज कर सके। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे डिटेल की तरफ। is used for determining the expression for variable which depends upon the maximum 3 or 4 variables only. In case the number of independent variables becomes more than 4, then it is very difficult to find the expression for the dependent variable.
In this method, a functional relationship of some variables is expressed in the form of exponent equation, which must be dimensional homogeneous. Thus, if x is variable which depends on x1, x2, x3, up to so on xn, the functional equation can be written as, ये जो आपके पास equation है 7.1, यानी अगर x जो है ये डिपेंडेंट हो और x1 to xn ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में बताता है, where x is dependent variable and x1 to xn are independent variable. A dependent variable is the one about which information is required, यानी जो वेरिएबल डिपेंड करता है हमें उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, while independent variables are those which govern the variation of dependent variable, जो हमें उसकी वेरिएशन के बारे में बताती है। अब वो कहता है इक्वेशन नंबर जो 7.1 है उसको हम 7.2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू c x1a, हमने यहाँ पे ऊपर बात की है, यहाँ पे देखिएगा कि हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो अब मैंने क्या किया है कि f को रिप्लेस कर दिया c के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे जो x1, x2, x3 थे उनकी मैंने पावर्स लिख दी, x1 पावर a, x2 पावर b, x3 पावर c, up to so on xn पावर xn। अब इसमें c क्या है 7.2 के अंदर, c है, c is a constant, a, b, c are the arbitrary powers, the value of a, b, c up to n are obtained by computing the powers of fundamental dimensions on both sides। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट साइड पे कैपिटल एक्स है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसकी फंडामेंटल डायमेंशन फाइंड करेंगे, x1, x2, x3, xn इनकी फंडामेंटल डायमेंशन वो हम फाइंड करेंगे, और फिर लेफ्ट और राइट साइड की पावर्स जो होंगी ना उनको हम इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट और राइट साइड की जो पावर्स होंगी हम उनको इक्वेट कर देंगे, और वहां से हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ जाएंगी, वो a, b, c की वैल्यू हम जो है अगेन 7.2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, वो एग्जांपल है 7.3, ठीक है। तो मैं आपको एक दफा फिर एग्जांपल करने से पहले भी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपने जिस रिलेशन को डायमेंशनलेस करना हो उसका फंक्शनल रिलेशनशिप बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप उनकी फंडामेंटल डायमेंशंस फाइंड करेंगे और उनको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड की जो पावर्स होंगी सेम क्वांटिटीज की, यानी ये देखिए लेफ्ट साइड पे m है a, बल्कि आप इसको m है, ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास है m a प्लस 2b, तो जब आप इनकी पावर इक्वेट करेंगे, इधर पावर है 1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2b, सॉरी a प्लस 2b, तो ये इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि रिलेट कर रही है जस्ट पावर्स को, a भी पावर है b भी पावर है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करना है, a b c की वैल्यू फाइंड करनी है और दोबारा उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। Find an expression for the drag force on smooth sphere of diameter d moving with a uniform velocity v in a fluid density rho and dynamic viscosity mu. The force drag is a function। अब ये देखिएगा इसमें डायमीटर इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें डेंसिटी आ रही है, इसमें विस्कोसिटी आ रही है। तो उसने सबसे पहले क्या कहा, ये ड्रैग फोर्स थी ना, फोर्स, तो उसको उसने एक फंक्शनल रिलेशनशिप में एक्सप्रेस किया, डायमीटर, वेलोसिटी, रो और म्यू,
ये उसने पहले इसको एक्सप्रेस किया, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया है। पहले यहाँ पे f था, बाद में हमने उसको c से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसी f को रिप्लेस कर देंगे c के साथ, और जो d है इसकी पावर लिख देंगे a, v की पावर लिखेंगे b, रो की पावर लिखेंगे c, और म्यू की पावर लिखेंगे d, और ये where c is a constant, f is dependent, d, mu, rho, mu are independent, a, b, c are powers, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास है फोर्स, तो आपने यहाँ पे क्या किया, फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपने फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, ये देखिएगा, ये फोर्स की डायमेंशन है। राइट साइड पे आपने जो डायमीटर लिखा था, आपने उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर आपने वेलोसिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, फिर आपने डेंसिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, और विस्कोसिटी की डायमेंशन, तो उनकी पावर में डी आ रहा है। तो जैसे ही आपने ये लिखा सारा, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे पहले m के कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट करने हैं पावर्स, फिर l की पावर्स इक्वेट करनी है, फिर t की पावर्स जो है वो इक्वेट करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैं एक आपको करके बताता हूँ, m पावर 1, और इस साइड पे देखिएगा m c और d, ये लीजिए, ये आ गया। यानी यहाँ पे एक m यहाँ पे आ रहा है और एक m यहाँ पे आ रहा है, उसकी पावर है d। एक्सक्यूज मी तो अब सर, आप पेन का जब कलर चेंज कर लें। सर वो दिख नहीं रहा, ग्रे सा है। रेड है बेटा वैसे तो, चले मैं नहीं सर इसको ठीक चेंज, है, रेड रेड है, ठीक है। ये सही है, जी सर ठीक है। ओके। तो ये c प्लस d, तो अब आपने सिर्फ पावर्स इक्वेट करनी है, ठीक है। आपको पता ही है पावर बेस्ड रूल से, c प्लस d, ये देखें, ये आ गई। अब इसी तरह से आपने लेफ्ट साइड से l फिर m, तो इस तरह से आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। कितनी इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास, 3। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास सर बेसिकली इसमें 4। सर इसमें हमने ये डायमेंशन मतलब डायरेक्ट लिखेंगे कि या इसको ड्राइव करेंगे पहले, जैसे आपने पीछे टेबल दिया था वो हमें याद करना पड़ेगा पूरा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कम से कम उसका फार्मूला याद हो, जिससे आप दोबारा उसको जी ऑब्टेन कर सके। अब ये देखो ना, d जो है ये डायमीटर है, ठीक है, d इज अ डायमीटर, तो अगर ये डायमीटर है तो डेफिनेटली इसकी लेंथ होगी यूनिट, मीटर में आएगा, बिल्कुल हाँ वो मीटर में एल आएगा, आ जाएगा ठीक है, उसमें, और वो एल में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट वेलोसिटी जी है तो वो आपके पास होगी मीटर पर सेकंड, तो वो होगा m और t, और इसको हम लिखेंगे m(t-1). -1, ठीक है। और फिर आगे ये हमने सिर्फ कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं बस कंपेयर करके। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल डायनामिक बेटा। सर डायनामिक विस्कोसिटी ठीक का भी लिखिएगा। क्या लिखो बेटा, वो पीछे अभी हम करके तो आए हैं। ये रिलेशन हमने याद किया था, आपको याद है, म्यू इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस ओवर du ओवर dy, ठीक है, ये हमने ऐसे किया था। हाँ शेयर जी सर स्ट्रेस को ठीक हमने हो गया। लिखा था फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, इसका 1/t आया था। सर हो गया फिर हमने ठीक है। यहाँ पे फोर्स की यूनिट लिख दी, यहाँ पे एरिया की लिख दी, इसको सिंपलीफाई किया तो इसकी यूनिट आ गई। तो ये आप लोगों ने जो ना फार्मूले और यूनिट्स जो है वो याद करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये करने के बाद आपने लेफ्ट और राइट साइड की जो पावर्स है ना उनको इक्वेट करना है यहाँ पे, तो वो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, और एक ये आ सर गई। जी मैडम। सर ऊपर जो इक्वेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे MLT माइनस सही ऊपर जहाँ पे F को ABC में लिया सर, आप हम पहली वैल्यू के साथ C लिख रहे हैं, बाकी के साथ क्यों नहीं लिख रहे? वो बेटा उसमें गलती है, ठीक है, ये सी सबके साथ है। सर डिवीजन में तो मतलब एक ही दफा लिखते हैं, सबके साथ तो नहीं लिखते। अगर प्लस होता तो फिर सबके साथ लिखते हैं हम सब्ट्रैक्शन नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वो ये यहाँ पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि सी जो है वो सबके साथ आ रहा है ऐसे,
ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो है वो ब्रैकेट यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है, जो कि उसने पहले लिख दी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी सर, ये सी वो यूं हाँ, होना बाद था में ना, लिखना। ठीक है? सी बाहर आना था। हाँ, क्योंकि ये ऊपर देखे ना, इसको फॉलो करते हो तो यहाँ पे इसने इस बुक के अंदर ऐसे लिखा है। तो आपने जब इनकी पावर्स कंपेयर कर ली, ठीक है? अब आपने देखा कि इक्वेशन 3 है, ठीक है? लेकिन अननोन फोर्स हैं, ए, बी, सी, डी, ये 4 अननोन्स हैं, लेकिन इक्वेशन 3 है। There are 4 unknowns, but equations are 3 in number. Therefore, it is not possible to find values of A, B, C, and D. आपने पढ़ा हुआ ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी ऐसा रिलेशन कि अगर इक्वेशन 3 हो और अननोन जो हैं वो 4 हों तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? However, 3 of them can be expressed in terms of 4 variables, which is most important. यानी इनमें से हम क्या करेंगे कि एक दूसरे की फॉर्म में हम इसकी वैल्यू जो वो फाइंड कर लेंगे। कि यानी ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हम सी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो डी जो है वो दूसरी तरफ जाके जो वो माइनस हो जाएगा। फिर इसमें से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर डी की वैल्यू में उसको एक्सप्रेस कर लें। यानी ये 4 इक्वेशन हैं, इनको हम एक दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस की फॉर्म जो है वो बन जाएगी। ठीक है? अदरवाइज़ अगर हम इसको देखें तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि भाई 3 इक्वेशंस हों और 4 अननोन्स हों तो और हम उनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है। जी। तो उन तीनों को आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है, एक दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और यहाँ पे आपने उसको पुट कर दिया। ठीक है? जो A की वैल्यू वो 2 माइनस D आ गई है, B की वैल्यू 2 माइनस D आ गई है, ठीक है? C की वैल्यू 1 माइनस D आ गई और D की वैल्यू D ही थी। तो अब हमने क्या किया? हमने ये किया है कि इनमें से हमने जिनकी पावर D आ रही है, उसको कॉमन ले लिया है। इनमें से ये चीज़ कॉमन आ गई, ये वाली। D स्क्वायर, न्यू स्क्वायर और रो, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है? यहाँ पे। और ये मेरे पास जो है ये नंबर बच गया, ये देखिएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, म्यू ओवर रो डी, रो न्यू, रो वी डी, ठीक है? तो ये आपने इसकी जो है वो पावर जब कंपेयर करेंगे तो डी की वैल्यू जो 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमने आंसर के अंदर डी की वैल्यू जो 1 लिख दिया। अब देखिए जब मैंने इनको यूज़ किया ना, तो मेरे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ये देखिएगा ज़रा, म्यू ओवर रो वी डी। इसको मैं एक नंबर बनाने लगा हूँ। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको अगर आप चेक करेंगे ना, तो इसकी डायमेंशन खत्म होगी। ये डायमेंशन लेस होगा। ये देखिएगा मैं यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करने लगा हूँ, म्यू न्यू इज़ इक्वल टू म्यू ओवर रो। तो ये जो मेरे पास आ रहा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये मेरे पास बन जाएगा न्यू ओवर वी डी, ठीक है? अब इस नंबर को मैंने चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है या नहीं। इसको 100% डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो देखिए मैं इसकी यूनिट्स निकालता हूँ। ये जो है मेरे पास न्यू इसकी यूनिट आपके पास होती है मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड, ठीक है? तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? L स्क्वायर T माइनस 1। अब मुझे चाहिए V की यूनिट, V होता है जी मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास बन गया M T माइनस 1 और ये मेरे पास है D की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? ओहो सॉरी M आ जाएगी। हाँ सॉरी M स्क्वायर, ठीक है? और हाँ यहाँ पे भी
ये क्या कर दिया मैंने पहले सही लिखा हुआ था। ठीक है, ये आ सर गया नीचे एल एल आना स्क्वायर। था सर, एल टी माइनस वन। हाँ, एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा एल। तो अब आप इसमें वैल्यू देखें सब्स्टिट्यूट करके, एल स्क्वायर टी माइनस वन ओवर एल स्क्वायर टी माइनस वन, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 1। अब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो वो जो ब्रैकेट में नंबर आ रहा है उसको कहते हैं रिनॉल्ड नंबर। क्या बोलते हैं उसको? रिनॉल्ड नंबर। ये रिनॉल्ड जो है ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और इसने अपने नाम पे ही इसका नाम रखा हुआ है, और इसको बोलते हैं रिनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है मैंने आपको बताया कि इसको डायमेंशन लेस जो है वो होना चाहिए, और रिनॉल्ड नंबर जो है उसको कहते हैं आर ई इज इक्वल टू वी डी ओवर न्यू। ठीक है, ओवर न्यू। तो ये हमारे पास होती है करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। ठीक है, और ये हमारे पास होती है करेक्टरिस्टिक्स डायमीटर और लेंथ ऑफ द सरफेस, और ये हमारे पास होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इन दोनों की अगर आप रेशियो लें तो ये रेशियो जो है ये बेसिकली दो फोर्सेस की होती है। ठीक है, और ये रिनॉल्ड नंबर जो है ये डायमेंशन लेस होता है, ये याद रखिएगा। अब ये रिनॉल्ड नंबर जो है ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है? हम रिनॉल्ड नंबर को यूज करते हैं टू चेक either the flow is laminar, turbulent or transient or transient। यानी मैं आपको बताता हूं कि इसकी वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू जो है मैं अब मुझे याद नहीं है, मेरे नोट्स के अंदर जो है ना वो मेंशन है कि अगर आर ई की वैल्यू 200 और 400 के दरमियान हो तो फिर ये फ्लो जो है ये लेमिनार होता है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 400 हो, ठीक है, इस तरह का क्राइटेरिया है जिसमें मैंने जो है बताया हुआ है कि नहीं, सॉरी मुझे पता नहीं याद है कि नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर ये आर ई की वैल्यू जो है वो लेस देन 200 हो तो ये लेमिनार, अगर 200 और 400 इसके दरमियान हो तो ट्रांजिएंट, और अगर ये 400 से ज्यादा हो तो फिर ये टर्बुलेंट फ्लो। तो मेन चीज है कि ये रिनॉल्ड नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी मदद से हम फ्लूइड बिहेवियर को करेक्टराइज कर सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो लैमिनार है, फ्लूइड जो है वो टर्बुलेंट है, या फ्लूइड जो है वो ट्रांजिएंट है। ठीक है, तो ये नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम करते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो जी सर ये जो एंड में जो आंसर लिखा है मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे एंड में जो आंसर है यहाँ पे सी नहीं है और 5 लिखा हुआ है, ये क्यों आया है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल जो आंसर है इसका 5 ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय रो वी डी, और इसके होल की पावर डी भी नहीं है और 5 आ गया और सी भी गायब। यहाँ से समझ नहीं आई। ये बेटा वही तो बात बताया ना कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेसिकली ये क्या चीज है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सी तो हमने कहा ना कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है जी सर। सी है वो कोई भी कांस्टेंट है। अगर मैं सी यहाँ 1 कर दूं, ये लो ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ना, बेसिकली 5 ऑफ न्यू ओवर रो वी डी, ये बेसिकली एक ग्रुप है। ठीक है, यानी ये हमें इसने ये तो बता दिया कि ये ग्रुप है, लेकिन आगे जब हम बकिंगहैम पाई थ्योरम करेंगे तो वो मुझे एग्जैक्टली नंबर बता देगा कितने पाई ग्रुप बनने हैं। इसको बोलते हैं पाई ग्रुप। ठीक है, पाई ग्रुप। सही सर। ठीक है सर ये और यानी ये जो जस्ट पावर हाँ एक नोटेशन है जिसको हम इस तरह से लिखेंगे पाई ग्रुप। यानी आप दोनों में जरा डिफरेंस देख लीजिएगा
कि रेले जो मेथड है ये भी डायमेंशनलेस एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताता कि कितने पाई ग्रुप बनेंगे। अभी ये देखिए, अभी मैंने बनाया तो मुझे पता है, इसने बताया कि एक पाई ग्रुप बन गया, लेकिन मुझे शुरू से ही कैसे पता चल सकता था कि अगर मैं ये वाला क्वेश्चन इसको कर रहा हूं तो मेरे पास कितने पाई ग्रुप बनेंगे। पाई ग्रुप का मतलब मीन कि डायमेंशनलेस नंबर कितने बनेंगे, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास जो डायमेंशनलेस नंबर है वो एक है, और वो ये है जिसको हमने कहा रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। लेकिन बकिंगहैम पाई थ्योरम का एडवांटेज क्या है कि वो मुझे शुरू में ही इंफॉर्मेशन दे देता है कि इतने पाई ग्रुप बनेंगे पहले ही, ठीक है। तो जब हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि 2 जो हैं वो पाई ग्रुप बनेंगे, तो एंड पे 2 डायमेंशनलेस नंबर ही बनते हैं, ठीक है। सर तो वो मतलब अभी आप हम कहना चाहते हैं पहले से ही पता चल जाएगा हमें उसमें। ठीक है, उसमें हमें पहले से पता लग जाएगा, और इसमें ये है कि हमें सोल्व करके बाद में पता लगेगा कि सॉल्व ये करने ग्रुप के बन बाद हमें, यही असल में एक छोटा सा ड्रॉबैक था इसमें, ठीक है, कि इसमें हमें पहले नहीं पता चल सकता कि कितने पाई ग्रुप बनेंगे, लेकिन जब हम दूसरा बकिंगहैम पाई थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें हम जो फंक्शनल रिलेशनशिप देंगे तो वहीं पे ही हमें पता चल जाएगा कि कितने पाई ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से आगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम उसको जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे, जी ठीक सर। है। सर आपने मुझे वो नहीं बताया डी का, इसके ऊपर जो होल डी है, ये तो होल पता लग गया। हाँ जी, होल की पावर डी। ये जो पावर है, जी सर। ये पावर जो कह रहे हो, जी सर, सेकंड पे। हाँ जी। एक मिनट रुको जरा। ये मेरा ख्याल है हमने ना कोफिशिएंट कंपेयर किए, ठीक है। अब वो कहाँ पे किए, ये तो और एग्जांपल है। ये अभी हम लेफ्ट और राइट साइड के जो कहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, सर वो पहले एग्जांपल में कर रहे थे, फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट में थी ना, उसमें जी सर, लेफ्ट साइड पे देखना है कि भाई यूनिट क्या थी उसकी। सर 7.1 था शायद 2। मेरा ख्याल है यही है, यही है, ठीक है ना। सर यहाँ पे तो हम पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, और बेटा वहां असल पे में वो ना जो पावर को ही कंपेयर किया है, ठीक है। जी सर। पावर को कंपेयर करने के बाद हमने सी और डी जो है ये 1 चूज किए हैं, और उनका फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो आपस में बनाया है। आगे भी हम जब जाके क्या करें, क्योंकि हमारे पास बेसिकली 4 अननोन्स थे, ठीक है, और जी उन 4 में से 3 इक्वेशंस थी और 4 अननोन थे, तो हमने कहा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं, इनको हम सॉल्व करें। लेकिन हमने क्या किया कि सारी इक्वेशंस को एक वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, यानी जी डी में सबको हमने कन्वर्ट कर लिया, कोएफिशिएंट हमने कंपेयर कर लिए और उसमें से हमने कुछ कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड पे हमने यस सर। डी जो है उसको 1 चूज कर लिया और सी को भी 1 चूज कर लिया, ठीक सही है। सही सर। अच्छा हाँ अच्छा, मतलब आपने डी को 1 चूज किया तो इसलिए वो डी की जगह 1 आ गया होल की पावर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है, ठीक है। तो यस अभी सर। हम करते हैं ब्रेक, और उसके बाद फिर हम दोबारा जो है लिंक जो है ये मैं आपको दोबारा सेंड करूंगा, ठीक है। सर आज आपने फिर ब्रेक लेने उसका, दे क्योंकि चार्जिंग मोबाइल की बहुत कम है, फिर मोबाइल डेड हो जाएगा। अब बेटा मैं भी थोड़ा सांस ले लूं सर, आज मुझसे कंटिन्यूअसली सर इतना बोला मोबाइल नहीं जा ऑफ रहा। होने वाला है। मोबाइल बिल्कुल ऑफ होने वाले हैं सर, काइंडली। सर आज इतना ही पढ़ लेते हैं। सर आज इतना ही कर ले, क्योंकि बैटरी है ना वो पूरे पाकिस्तान में यस सर, क्रैकडाउन हमारी हुआ। तो अभी तक लाइट भी नहीं आई, इतना ही कर लेते हैं। ऐसा है नेक्स्ट कि लाइट जो ज्यादा है वो कर काफी जगहों पे आ गई है,
हम ऐसा करते हैं कि जी ब्रेक सर, ज्यादा लाइट नहीं कर आ रही लेते है। हैं, आधा घंटा ब्रेक करते हैं, उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके हाँ, सर। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा आपको। सर 45 पे वापस आना है। ये 50 पे। अभी नहीं 50 3:30 ही आ जाओ आप बेटा, ला- वापस आ जाना है। आधे घंटे की ब्रेक है अभी से ऑनवर्ड।